मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय हूं। मैं पिछले 3 सालों से इस काम में हूं और हर तरह के कस्टमर को डील कर चुका हूं। कुछ गुस्सैल, कुछ खुशमिजाज और कुछ इतने अजीब कि उनके घर डिलीवरी देने में भी डर लगे। लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। मैं 24 साल का हूं और अपने माता पिता के साथ रहता हूं। पापा सरकारी ऑफिस में काम करते हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। मेरा एक छोटा भाई भी है जो कॉलेज में पढ़ रहा है। हमारा परिवार साधारण मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है और मुझे यह नौकरी सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए करनी पड़ी। रात की डिलीवरी करना मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन मैं हमेशा उन लोकेशंस को लेकर अलर्ट रहता था जो दूर दराज के इलाकों में होती थी। उस रात भी सब कुछ नॉर्मल था। मैं अपनी बाइक लेकर ऑर्डर डिलीवर कर रहा था जब रात करीब 11:30 पर मुझे एक नया ऑर्डर मिला। लोकेशन शहर के बाहरी इलाके में थी जहां ज्यादा घर नहीं थे। मैप में भी लोकेशन थोड़ी अंदर की तरफ दिखा रहा था, जैसे कोई पुराना इलाका हो। उस जगह मैंने पहले कभी डिलीवरी नहीं की थी। ऑर्डर थोड़ा अजीब था, पिंजा के साथ एक्स्ट्रा चीज और कोल्ड ड्रिंक। नाम लिखा था अजय और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ था। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इतने लेट टाइम में वहां ऑर्डर देने का मतलब था कि मैं कम से कम 40 मिनट तक उस रास्ते पर रहूंगा। लेकिन नौकरी नौकरी होती है और मैंने बिना ज्यादा सोचे ऑन ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बैग में पिज्जा रखा और बाइक स्टार्ट की। जैसे जैसे मैं उस लोकेशन की तरफ बढ़ा, रास्ते सुनसान होने लगे। स्ट्रीट लाइट्स भी काफी दूर दूर लगी थीं और बीच बीच में पूरी तरह से अंधेरा था। मुझे हल्की ठंड लगने लगी, लेकिन मैंने सोचा कि जल्दी से ऑर्डर डिलीवर करके वापस लौट जाऊंगा। जैसे ही मैं लोकेशन के पास पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि यह कोई रेगुलर इलाका नहीं था। वहां कुछ पुरानी इमारतें थीं और सड़क के किनारे कुछ टूटी फूटी दुकानों के बोर्ड लटक रहे थे। आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था। मैंने फोन निकालकर नंबर डायल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। मैंने बाइक किनारे लगाई और थोड़ा आगे बढ़ा। जिस जगह मुझे ऑर्डर डिलीवर करना था, वह एक पुराना सा मकान था जिसकी खिड़कियों पर मोटे मोटे लकड़ी के पट्टे लगे हुए थे। बाहर एक पुराना गेट था जो हल्के से खुला हुआ था। मैंने गेट के पास जाकर फिर से फोन किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है या फिर कोई झूठा ऑर्डर होगा। लेकिन जब मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी घर के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। वो आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन इतनी खामोशी में साफ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे से सांस ले रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी। मैंने दरवाजे पर दोबारा जोर से दस्तक दी और कहा, सर, आपका पिज्जा डिलीवरी आया है। इस बार अंदर से एक बहुत धीमी घिसटती हुई आवाज आई, अंदर आ जाओ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई भी कस्टमर इस तरह से नहीं बोलता, खासकर जब वो किसी अनजान से मिल रहा हो। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। दरवाजा अंदर की तरफ हल्का सा खुला हुआ था और भीतर से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, यह सोचते हुए कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। दिमाग कह रहा था कि लौट जाओ, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने मेरे पैरों को जकड़ लिया था। मैं वहीं खड़ा बस दरवाजे को घूरता रहा। घर के अंदर से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जमीन पर खिसक रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर अंदर झांकने की कोशिश की। कमरे के अंदर बहुत पुराना सामान रखा था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां, एक फटी पुरानी सोफा और कुछ कुर्सियां जिन पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अंदर मौजूद था। मैंने फिर से कहा, सर, आपका पिज्जा आ गया है। कोई जवाब नहीं, बस वही हल्की हल्की आवाजें जो अब और भी नजदीक आ रही थीं। मुझे लगा कि शायद कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा जो चल नहीं पा रहा होगा। सर, आपको सुनाई दे रहा है? मैंने थोड़ा और ऊंची आवाज में कहा। तभी एक और चीज नोटिस की। कमरे में एक बहुत ही अजीब सी गंध फैली हुई थी, गीले कपड़ों और कुछ सड़ते हुए खाने जैसी बदबू। मुझे हल्का चक्कर सा आने लगा। मैंने अपने रूमाल से नाक ढक ली और एक कदम अंदर बढ़ाया। मेरे कदम रखते ही फर्श पर पड़ी लकड़ी चरमराई। इसी के साथ अचानक से एक खटाक की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा या खिड़की जोर से बंद हुई हो।
मैं तुरंत पीछे हटा। अब डर सच में हावी होने लगा था। मैंने मोबाइल निकाला और ऑर्डर पर दिए गए नंबर पर फिर से कॉल किया। स्क्रीन पर लिखा आया, नंबर नॉट इन सर्विस। गले में कुछ अटकने लगा। मैंने फोन को वापस जेब में डाला और तेजी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। लेकिन तभी, कहां जा रहे हो? आवाज सीधी मेरी पीठ के पीछे से आई थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। कमरे के कोने में एक लंबी सी परछाई खड़ी थी। पहले तो मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजरें अंधेरे में ज्यादा समायोजित हुईं, मैंने देखा कोई आदमी खड़ा था। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। आप अजय सर? मैंने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, बस भारी भारी सांसों की आवाज। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे इस जगह से तुरंत निकलना था। सर, आपका पिज्जा यहां रख रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ये कहते हुए मैंने बैग से पिज्जा निकाला और जमीन पर रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने जाने के लिए मुड़ना चाहा, उस आदमी ने एक अजीब हरकत की। वो अचानक अपने दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर बैठ गया, जैसे कोई जानवर घात लगाकर शिकार करने वाला हो। उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अब मैं पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। मैं बिना कुछ सोचे समझे भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैं पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जैसे किसी ने बाहर से जकड़ दिया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिमाग सुन्न हो गया था। पीछे से धीमी धीमी हंसी की आवाज आई। इतनी जल्दी क्यों? अब तक मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। फिर अचानक कुछ बहुत ठंडा मेरे गले के पीछे महसूस हुआ। जैसे ही मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी अब मेरे एकदम करीब खड़ा था। उसके मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही थी और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में गड़ी हुई थीं। मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसने अपनी सूखी पतली उंगलियां उठाईं और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ाने लगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो मैं इस कमरे में इस अजीब आदमी के साथ फंसकर अपनी जान गंवा दूं, या फिर किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करूं। मैंने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी। दरवाजा हिला नहीं। अब तो मेरी रूह कांप चुकी थी। वो आदमी अब मेरे चेहरे के और भी करीब आ चुका था। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। फिर अचानक बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, रोहित बाहर आ! उस आवाज ने जैसे मुझे होश में ला दिया। मैंने पूरी ताकत से फिर से दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया और मैं पूरी रफ्तार से भागते हुए बाइक तक पहुंचा। पीछे से वही भारी सांसों की आवाजें अब भी आ रही थीं, लेकिन मैंने बिना मुड़े बिना रुके बाइक स्टार्ट की और पूरी स्पीड में वहां से निकल पड़ा। रास्ते में मैंने पलट कर देखा, वो घर अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। मैंने गहरी सांस ली और अपने मैनेजर को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर वही लोकेशन अभी भी एक्टिव थी और उसमें लिखा था, पिज्जा डिलीवर किया गया। मैं पूरी रफ्तार में बाइक दौड़ाता रहा। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी मुझे देख रहा हो। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, लेकिन शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने सीधे जाकर अपने पिज्जा स्टोर के सामने बाइक रोकी। बिना हेलमेट उतारे मैं अंदर घुसा। काउंटर पर अर्जुन बैठा था, मेरा कलीग। उसने मुझे देखा और तुरंत खड़ा हो गया। अबे रोहित, क्या हुआ? चेहरा क्यों सफेद हो रखा है? मैं हाँफ रहा था, शब्द नहीं निकल रहे थे। अर्जुन मेरे पास आया। भाई बैठ, पानी पी, तू ठीक तो है? मैंने कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाई और एक ही घूंट में आधी खाली कर दी। कहाँ गया था तू? अर्जुन ने पूछा। मैंने कांपती आवाज में कहा, अजय शर्मा, वो जो सेक्टर 9 में ऑर्डर था ना। अजय शर्मा? अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। कौन अजय शर्मा? यही तो नाम था ऑन ऑर्डर में, सेक्टर 9 हाउस नंबर 43, अजय शर्मा। अर्जुन मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई पागल बात कर रहा हूं। उसने कंप्यूटर की स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। भाई देख ले, सेक्टर 9 में कोई ऑन ऑर्डर था ही नहीं। मेरा खून ठंडा पड़ गया। ये क्या बकवास है? मैंने खुद ऑर्डर डिटेल्स देखी थी, लोकेशन पर गया था, घर के अंदर भी गया। अर्जुन और मैनेजर दोनों मुझे घूरने लगे। भाई तू थक गया होगा, कहीं और की लोकेशन पे चला गया होगा।
मैनेजर बोला। नहीं, मैं लगभग चिल्ला पड़ा। मैंने देखा था, घर का दरवाजा खुला था, कोई अंदर था। अर्जुन और मैनेजर अब भी मेरी बातों पर शक कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला। देखो, ऑर्डर की लोकेशन अभी भी एक्टिव है। लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन उनके सामने की, लोकेशन गायब हो चुकी थी। मैंने झटके से फोन अपनी आंखों के पास किया। कोई ऑर्डर, कोई लोकेशन, कोई रिकॉर्ड, कुछ नहीं था। रोहित, अर्जुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई, तू आराम कर ले। कल से तेरा डबल शिफ्ट चल रहा है। शायद ओवरवर्क की वजह से ऐसा लग रहा होगा। मैंने सिर झटका। नहीं अर्जुन, तू समझ नहीं रहा। वहां कोई था, उसने मुझसे बात भी की थी। किसने? मैंने अपना गला साफ किया। एक आदमी, लंबा सा, उसकी आवाज बहुत अजीब थी और वो मेरे बहुत करीब आ गया था। फिर तू वहां से भागा कैसे? मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैंने अर्जुन और मैनेजर की तरफ देखा, फिर कॉल रिसीव की। हेलो। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर, इतनी जल्दी वापस आ गए? मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वही आवाज, वही आदमी। कांपते हाथों से मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अर्जुन और मैनेजर ने देखा। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ तेजी से फोन स्विच ऑफ कर दिया और स्टोर से बाहर निकल आया। रात के 2 बज चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी। मैं स्टोर के बाहर खड़ा लगातार सोच रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद कोई बदमाशी कर रहा है। हो सकता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया हो। लेकिन फिर, अगर ये मजाक था तो वो आदमी कौन था और वो घर इतना अजीब क्यों था? रात भर मैं सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वही लाल चमकती आंखें दिखती, वही भारी सांसें सुनाई देती। सुबह होते ही मैंने फैसला किया, मुझे वापस वहां जाना होगा। अगली शाम मैं अपनी बाइक लेकर सेक्टर 9 पहुंचा। वहां पहुंचते ही मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हाउस नंबर 43 वहां था ही नहीं। मैंने पूरे मोहल्ले में घूमकर लोगों से पूछा। किसी को अजय शर्मा नाम का आदमी नहीं पता था। एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे पूछा, बेटा किसका घर ढूंढ रहे हो? हाउस नंबर 43, अजय शर्मा का। वो आदमी कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, बेटा यहां 43 नंबर का कोई घर नहीं है। 40 के बाद सीधा 44 आता है। मुझे चक्कर आने लगा। पर मैं खुद वहां गया था, दरवाजा खोला था, अंदर कोई था। बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब सा डर झलकने लगा। बेटा तुम मजाक कर रहे हो? नहीं। बूढ़े आदमी ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से बोला, 15 साल पहले वहां एक पुराना घर था, लेकिन अब वो नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब वो घर गिर चुका था और वहां जो रहता था वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कौन रहता था वहां? मैंने धीमी आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पुरानी यादें तैर रही थीं। एक आदमी अकेला रहता था। लोग कहते हैं वो पागल था। रात में अजीब अजीब हरकतें करता था। कई बार लोग उसके घर से किसी के रोने चीखने की आवाजें सुनते थे। अब मेरा गला सूख चुका था। फिर क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने लंबी सांस ली। एक दिन वो आदमी अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो कहां गया। बस कुछ दिनों बाद उसका घर आग में जलकर खंडहर बन गया। अब मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। लेकिन मैंने धीरे से कहा, मैंने उसे देखा था। बूढ़े आदमी ने तुरंत मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा वहां मत जाओ। अब तक अंधेरा होने लगा था, लेकिन मैं वहीं खड़ा अब तक ये सोच रहा था, अगर वो घर 15 साल पहले जल चुका था तो कल रात मैं कहां गया था? मैं ठंडी हवा में खड़ा था, लेकिन मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। जो कुछ बूढ़े आदमी ने बताया था वो मेरे दिमाग में गूंज रहा था। अगर वो घर 15 साल पहले जल चुका था तो कल रात मैं कहां गया था? रात गहरी होने लगी थी, लेकिन मेरे कदम वहीं जमे हुए थे। मेरे दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या ये सब मेरी आंखों का धोखा था, या फिर मैंने सच में कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था? मेरे कानों में अब भी उस आदमी की भारी आवाज गूंज रही थी, इतनी जल्दी वापस आ गए? मैंने अपने हाथों को देखा। वो अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। बूढ़ा आदमी अब भी मुझे देख रहा था। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि मैं जिस चीज के बारे में पूछ रहा था वो मजाक नहीं था। बेटा, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जहां आग लग चुकी हो
वहां राख के नीचे हमेशा कुछ ना कुछ छुपा रह जाता है। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो मेरी रीढ़ के भीतर तक उतर गया। मैंने धीरे से पूछा, क्या उस आदमी की मौत हो गई थी? बूढ़े आदमी ने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर बहुत धीरे से बोला, किसी को नहीं पता, उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अगर उसकी लाश कभी नहीं मिली थी तो क्या वो आदमी अब भी? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब संयोग हो सकता है, लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही थी, वो ऑर्डर। अगर वो सब एक भ्रम था तो मेरे फोन पर वो ऑर्डर कैसे आया? और अगर वो सच था तो फिर कौन था जिसने दरवाजा खोला था? बूढ़े आदमी की बातों से मेरी हिम्मत और टूट चुकी थी, लेकिन अब मुझे एक और सवाल खा रहा था। अगर वो घर नहीं था तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? मैं धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। सड़कें अब खाली हो चुकी थीं। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा मुझ पर हावी हो रहा हो। मेरी बाइक वहीं पास में खड़ी थी। मैंने जल्दी से चाबी निकाली और स्टार्ट करने की कोशिश की। क्लिक क्लिक क्लिक। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। कम ऑन, अब नहीं यार, मैंने बड़बड़ाया और फिर से कोशिश की, लेकिन बाइक ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया था। तभी, इतनी जल्दी वापस आ गए? वही आवाज। इस बार वो इतनी करीब से आई थी कि मेरे शरीर में झटके से ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी जैसे एकदम रुक चुकी थी, लेकिन मेरी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी, क्योंकि आवाज मेरे कान के बहुत करीब से आई थी। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैं फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इस बार जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर घुमाया, बाइक एक झटके में स्टार्ट हो गई। मैंने बिना पीछे देखे तेज स्पीड में बाइक आगे बढ़ा दी। मेरे कान अब भी उस भारी आवाज को याद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी जान हलक में अटक गई। पीछे दूर सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी थी, और वो सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो मुझे देख रही थी। मैंने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई मेरे और करीब आ रही थी। घर पहुंचते ही मैंने बाइक रोकी और एक झटके में अंदर भागा। दरवाजा बंद कर लिया और तेजी से सांस लेने लगा। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ मेरी टेबल लैंप चल रही थी। मैंने हिम्मत करके अपने हाथों को देखा, वो अब भी कांप रहे थे। पागल हो गया हूं क्या? मैंने खुद से कहा। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद ये सब मेरे दिमाग का भ्रम था, शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा था। लेकिन फिर मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। कांपते हाथों से मैंने स्क्रीन देखी। अननोन नंबर। सांसें थम गईं। धीरे धीरे मैंने कॉल रिसीव की। हेलो। मेरी आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर, पिज्जा ठंडा हो गया होगा, अब वापस आओ। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कॉल कट चुकी थी, लेकिन फोन अभी भी मेरे हाथ से चिपका हुआ था। मेरी खिड़की के बाहर हवा तेज हो चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से सरसराने लगी थीं। तभी थक थक थक, दरवाजे पर कोई था, और वो बहुत धीमे धीमे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। थक थक थक। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने धीरे से मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर देखा। रात के 3 बजे थे। इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है? मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बाहर गिर जाऊंगा। थक थक थक। अब की बार आवाज और तेज हो गई थी। मैंने दरवाजे के पीप होल, छोटे झरोखे से बाहर झांका, और जो मैंने देखा, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने पीप होल से आंख हटाई, दरवाजे के नीचे से किसी ने पिज्जा बॉक्स सरका दिया था, और उस बॉक्स पर लिखा था, अब की बार मत भागना, अगला ऑर्डर तुम्हारा ही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगला ऑर्डर तुम्हारा ही है। ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैंने दरवाजे के नीचे पड़े पिज्जा बॉक्स को देखा। ये यहां कैसे आया? मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर बॉक्स उठाया। वो हल्का था। मैंने उसे कांपते हुए खोला। खाली था, लेकिन बॉक्स के अंदर की सतह पर कुछ लिखा था, खून से। तुमने जो देखा वो भूल जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। मेरे हाथ से बॉक्स गिर गया। अब तो मेरे पूरे शरीर में झटके से ठंड दौड़ गई थी। ये सब कौन कर रहा था? क्या वो आदमी जिसने मुझसे पिज्जा लिया था?
लेकिन वो तो 15 साल पहले मर चुका था। फिर ये सब कौन कर रहा था? मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। मैंने झट से अपने फोन को उठाया और नंबर डायल किया। पुलिस। हेलो। मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ, पुलिस कंट्रोल रूम। क्या समस्या है? मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ बताया। वो घर, वो ऑर्डर, वो अजीब आदमी और अब ये धमकी भरा बॉक्स। पुलिस वाले कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आपका नाम? राहुल। राहुल, आप जिस पते की बात कर रहे हैं वहां कोई घर नहीं है। वो जमीन तो 15 साल से खाली पड़ी है। और उनकी आवाज अचानक धीमी हो गई। और क्या? मैंने घबरा कर पूछा। आप जो नंबर हमें बता रहे हैं जिससे आपको कॉल आया था, वो नंबर 2009 में डिस्कनेक्ट हो चुका था। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। नहीं सर, मुझे उस नंबर से कॉल आई थी, मैंने खुद सुनी। क्या आप मजाक कर रहे हैं? पुलिस की आवाज सख्त हो गई। नहीं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पुलिस वाले ने लंबी सांस ली, फिर बोले, हमारी एक टीम आपकी लोकेशन पर भेज रहे हैं, दरवाजा मत खोलिए। मैंने फोन काट दिया और दरवाजे से हटकर कमरे के कोने में जा बैठा। बाहर अब भी हवा तेज चल रही थी। मेरी खिड़की के पर्दे लगातार हिल रहे थे। लेकिन तभी थक थक थक, फिर से मेरी सांसें जोर जोर से चलने लगीं। मैंने धीरे से पीप होल से बाहर देखा। कोई नहीं था, लेकिन फिर मेरी नजर नीचे गई। दरवाजे के नीचे से एक और पिज्जा बॉक्स सरकाया जा रहा था। मैंने एक झटके में पीप होल से पीछे हटकर दरवाजे से दूरी बना ली। मेरी पीठ दीवार से टकरा गई और मैं वहीं बैठ गया। अब क्या करूं? मैंने सोचा, पुलिस किसी भी वक्त आ जाएगी, बस कुछ देर और। तभी लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा वो मेरी छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। अंधेरे में मेरा फोन स्क्रीन हल्की रोशनी दे रहा था। मैंने उसे उठाया और देखा, एक नया मैसेज आया था। अननोन नंबर। लाइट बुझ गई। अब दरवाजा खोलो। अब तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं, ये सब सपना है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। खर्र। मैंने झट से अपना मुंह हाथ से दबा लिया ताकि मेरी चीख ना निकल जाए। अंधेरे में दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और बाहर कोई खड़ा था, बस एक परछाई, लंबी, बिल्कुल स्थिर, मेरी आंखों के सामने। मैंने अपने पैरों को पीछे खींचा, लेकिन तभी एक और चीज हुई जिसने मेरी आत्मा को अंदर तक हिला दिया। मेरे फोन की स्क्रीन फिर से जल उठी। एक और मैसेज, पीछे मत देखो। लेकिन इंसान का दिमाग ही ऐसा होता है, जो उसे मना किया जाए वही करने को मजबूर कर देता है। मेरी सांसें बंद होने लगी थीं, लेकिन मेरे हाथ धीरे धीरे पीछे की तरफ घूम गए। और फिर मैंने देखा, मैं अकेला नहीं था। मैं अकेला नहीं था। ये एहसास ही मेरी रूह को कंपा देने के लिए काफी था। पीछे अंधेरा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कोई खड़ा है। सांस लेना मुश्किल हो गया था, शरीर सुन्न पड़ चुका था। फिर अचानक ही एक ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। तुमने दरवाजा नहीं खोला। ये वही आवाज थी जो फोन पर आई थी, एक धीमी, सर्द, कांपती हुई फुसफुसाहट। अब मैं अंदर आ रहा हूं। मेरे बाल खड़े हो गए और अगले ही पल झटके से मेरी गर्दन किसी ने पकड़ ली। एक बर्फ जैसी ठंडी पकड़ जिसने मेरी सांसें रोक दी। मैंने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर काम ही नहीं कर रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। मेरी धुंधली होती आंखों ने एक झलक देखी। आगे दरवाजे के पास कोई खड़ा था, लंबा, दुबला, अजीब सा झुका हुआ शरीर, आंखें काली गहराई जैसी, मुंह पूरा लाल और हाथ में पिज्जा बॉक्स जिसमें से खून टपक रहा था। ऑर्डर डिलीवर हो गया, आखिरी शब्द जो मैंने सुने। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया।